नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2022 फिल्म द आउटफिट। स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। 1956 में शिकागो शहर में लियोनार्ड बर्लिंग नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति का एक साधारण और सादा सा दिखने वाला फैशन स्टोर था। लियोनार्ड असल में अमेरिका से नहीं बल्कि एक ब्रिटिश नागरिक थे जो कुछ साल पहले ब्रिटेन से यहाँ आए थे। इससे पहले लियोनार्ड ने लंदन शहर में स्थित दुनिया के सबसे बेहतरीन फैशन स्टोर में कई सालों तक काम किया था। फिर किन्हीं कारणों से उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। शिकागो शहर में शिफ्ट होने के बाद लियोनार्ड ने अपनी खुद की फैशन शॉप शुरू की और मेबल शॉन नाम की एक खूबसूरत महिला को अपनी सहायक के रूप में नियुक्त किया। लियोनार्ड की दुकान के सभी कपड़े शिकागो शहर में मशहूर हैं और शहर के कई अमीर परिवारों ने व्यक्तिगत रूप से उनकी दुकान को अपनी नियमित दुकान बना लिया है। बॉयल परिवार उन परिवारों में से एक है जो उनकी दुकान के नियमित ग्राहक थे। बॉयल परिवार शिकागो शहर के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली माफिया समूहों में से एक के रूप में जाना जाता है। बॉयल परिवार अक्सर लियोनार्ड की दुकान के मेल बॉक्स का इस्तेमाल सूट ऑर्डर करने या शहर में अपने संवाददाता को पत्र भेजने के लिए करता था। लियोनार्ड ने जानबूझकर अपनी दुकान में एक मेल बॉक्स रखा था ताकि ग्राहक टिप या संदेश छोड़ सकें। उस रात बॉयल परिवार का इकलौता बेटा रिची बॉयल अपने संवाददाता द्वारा भेजा गया एक पत्र लेने लियोनार्ड की दुकान पर आया। रिची बॉयल के सबसे अच्छे दोस्त फ्रांसिस के साथ आया था। लियोनार्ड उनके आने से परेशान नहीं हुआ और बॉयल को भेजे गए पत्र के बारे में भी उत्सुक नहीं था, बल्कि अपने दर्जी के काम में व्यस्त था। एक पत्र में फ्रांसिस को आउटफिट नामक एक माफिया संगठन द्वारा भेजा गया एक पत्र मिलता है। रिची ने लियोनार्ड को कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने को कहा क्योंकि उसे लगा कि वह पत्र बहुत निजी और गोपनीय है। लॉबी में मेबल लियोनार्ड को एक उपहार दिखाती है, एक स्नोबॉल। मेबल कहती है कि यह उपहार उसके एक परिचित ने भेजा था। मेबल को दुनिया की अलग अलग खूबसूरत जगहों जैसे एफिल टावर, बिग बेन टावर या बार्सिलोना के स्नोबॉल इकट्ठा करना बहुत पसंद है क्योंकि मेबल दुनिया घूमना चाहती है। मेबल हैरान होकर पूछती है कि लियोनार्ड शिकागो जैसे शहर में क्यों आया जबकि वह कहीं भी दुकान खोल सकता है। रिची और फ्रांसिस चले जाते हैं। फिर लियोनार्ड मेबल को बताता है कि उसकी दुकान के बगल वाली घड़ी की दुकान में काम करने वाले एक आदमी ने लियोनार्ड से उसे मेबल से मिलवाने के लिए कहा था, लेकिन मेबल को इस निमंत्रण में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वह पहले से ही किसी के करीब है। लियोनार्ड को तब लगता है कि मेबल का रिची के साथ कोई रिश्ता है क्योंकि उसने उन्हें एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते देखा है। कपड़े तय करते समय लियोनार्ड मेबल को सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि रिची माफिया का सदस्य है। मेबल मानती है कि वह खतरनाक बॉयल परिवार के बारे में जानती है, लेकिन उसे लगता है कि वह फिर भी रिची को संभाल सकती है। मेबल कहती है कि वह वेतन वृद्धि चाहती है ताकि दुनिया घूमने के लिए पैसे बचा सके, लेकिन लियोनार्ड कहता है कि वह उसे तभी वेतन वृद्धि दे सकता है जब उसके कौशल में सुधार हो, खासकर कपड़ों को ठीक से तह करने जैसे साधारण काम करने में। दुकान बंद होने के बाद मेबल घर चली जाती है जबकि लियोनार्ड दुकान पर ही रुकने का फैसला करता है क्योंकि उसे अभी भी कुछ काम करना है। उस रात देर से लियोनार्ड अपने डेस्क पर सो जाता है, अपने परिवार के अतीत और आग के बारे में सपने देखता रहता है। थोड़ी देर बाद लियोनार्ड को अपनी दुकान का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि वह आवाज मेबल और रिची की थी जो साथ समय बिताने के लिए वहां मिले थे। उस रात रिची मेबल को अपने दत्तक भाई फ्रांसिस के बारे में बताता है। फ्रांसिस को लगता था कि परिवार में एक गद्दार है जो गुप्त रूप से प्रतिद्वंद्वी माफिया समूह लाफोंटेन को जानकारी लीक कर रहा था। रिची को फ्रांसिस बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि रिची के पिता रॉय बॉयल हमेशा फ्रांसिस पर भरोसा करते थे और अपने बेटे से भी ज्यादा उस पर विश्वास करते थे। रिची ने फ्रांसिस को कभी अपना भाई या परिवार नहीं माना क्योंकि वह तो बस एक अजनबी था जिसने उसके पिता को 6 गोलियों से बचाया था। रिची को शक था कि उसके पिता ने फ्रांसिस को अपना सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वह उसके प्रति कृतज्ञ महसूस करते थे। रिची और मेबल की बातें सुनते हुए लियोनार्ड गलती से अपने हाथ से कोई चीज गिरा देता है और एक आवाज करता है जिससे वे सतर्क हो जाते हैं। हालांकि लियोनार्ड जल्दी से अपनी मेज पर वापस आ जाता है और सोने का नाटक करता है। मेबल रिची को दुकान से बाहर ले जाती है क्योंकि वह लियोनार्ड को जगाकर उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहती। कुछ दिनों बाद रिची और फ्रांसिस हर हफ्ते की तरह डाक लेने लियोनार्ड की दुकान पर वापस आते हैं। उस रात फ्रांसिस और रिची को माफिया समूह द्वारा
भेजा गया एक और लिफाफा मिलता है जिसमें एक पत्र और एक कैसेट होता है। फ्रांसिस और रिची लियोनार्ड की दुकान से निकलकर रॉय को इसकी सूचना देते हैं। उसी शाम फ्रांसिस और रिची जल्दी से लियोनार्ड की दुकान पर वापस आते हैं। पेट में गोली लगने से घायल रिची को फ्रांसिस लियोनार्ड के काम करने वाले पिछले कमरे में ले जाता है। फ्रांसिस रॉय से संपर्क करके उसे बताता है कि उस पर और रिची पर लाफोंटेन गिरोह ने हमला किया है और वे इस समय लियोनार्ड की दुकान में छिपे हुए हैं। रॉय कहता है कि वह जल्द ही उन्हें लेने वहां पहुंचेगा। फ्रांसिस लियोनार्ड से रिची के जख्मों पर टांके लगाने के लिए कहता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। लियोनार्ड पहले तो हिचकिचाता है क्योंकि उसने पहले कभी जख्मों पर टांके नहीं लगाए थे, लेकिन वह ऐसा करता है। रिची असहनीय दर्द से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके जख्मों पर बिना किसी बेहोशी की दवा के टांके लगाए जाते हैं। लियोनार्ड आखिरकार रिची के घाव पर सफलतापूर्वक टांके लगाकर उसका खून बहना बंद कर देता है। इसी बीच फ्रांसिस सूटकेस से टेप निकालता है और लियोनार्ड से कुछ देर के लिए रिची की देखभाल करने को कहता है। लियोनार्ड मना कर देता है और फ्रांसिस से रिची और उसका सूटकेस ले जाने को कहता है क्योंकि वह बॉयल परिवार की परेशानियों और झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। फिर भी फ्रांसिस जिद करता है कि रिची थोड़ी देर और रुके क्योंकि लियोनार्ड का स्टोर ही इस समय एकमात्र सुरक्षित जगह है। फ्रांसिस को तुरंत वहां से निकलना पड़ता है क्योंकि उसे कैसेट प्लेयर ढूंढना है ताकि वह पता लगा सके कि टेप में क्या है। फिर फ्रांसिस बताता है कि यह टेप बॉयल परिवार के किसी सदस्य की वायर टैपिंग की रिकॉर्डिंग है। उसे शक है कि बॉयल परिवार में कोई गद्दार है जो FBI के साथ मिलकर काम कर रहा है और फिर बॉयल के अक्सर जाने पहचाने ठिकानों में से एक पर बग लगा देता है। पहले तो फ्रांसिस और रिची टेप को कहीं और चलाना चाहते हैं, लेकिन लाफोंटेन गिरोह के सदस्य उन पर हमला कर देते हैं जिससे रिची घायल हो जाता है। कई माफिया समूह बॉयल परिवार को खत्म करने के लिए टेप चाहते हैं, इसलिए फ्रांसिस को जल्दी से कैसेट प्लेयर ढूंढकर टेप चलाना होगा ताकि पता चल सके कि उसके परिवार में गद्दार कौन है। फ्रांसिस के दुकान से निकलने के कुछ ही देर बाद रिची को आखिरकार होश आ जाता है। लियोनार्ड ने दावा किया कि उसे टेप और बॉयल परिवार के गद्दार की कहानी फ्रांसिस से पता चली थी। फिर लियोनार्ड ने रिची से पूछा कि क्या उसे अपने परिवार में किसी के गद्दार होने का शक है। तब लियोनार्ड ने कहा कि ट्रेलर बॉयल परिवार का करीबी हो सकता है, लेकिन वह बॉयल परिवार का हिस्सा नहीं है। लियोनार्ड अपनी कुर्सी पर कपड़े तह करते हुए बैठा था और उसने कहा कि वही गद्दार है जिसने उनके दुश्मन को जानकारी लीक की। यह सुनकर रिची थोड़ी देर चुप रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि उसे लगा कि उसकी बातें बस एक मजाक थीं। लियोनार्ड भी रिची के साथ हंसने लगा और फिर सिलाई जारी रखी। रिची ने कहा कि लियोनार्ड गद्दार नहीं हो सकता क्योंकि वह तो बस एक साधारण दर्जी है। यह सुनकर लियोनार्ड ने समझाया कि वह दर्जी नहीं बल्कि कट्टर है। दर्जी और कट्टर में फर्क होता है और जिसके पास धागा और सुई है वह दर्जी बन सकता है। जहां तक उसकी बात है, उसने दुनिया के सबसे अच्छे फैशन स्टोर्स में सालों पढ़ाई की है। लियोनार्ड ने अपनी दुकान खोलने की इजाजत मिलने से पहले उस जगह पर प्रशिक्षु के रूप में लंबा समय बिताया। लियोनार्ड फिर से फ्रांसिस के अपने परिवार में गद्दार को ढूंढने की जिद के बारे में बात करता है। फिर कहता है कि हो सकता है कि ट्रेलर खुद फ्रांसिस ही हो। कुछ देर बाद फ्रांसिस लियोनार्ड की दुकान पर लौटता है। फ्रांसिस के रिची से मिलने से पहले लियोनार्ड फ्रांसिस से फुसफुसाकर कहता है कि रिची को उस पर गद्दार होने का शक है और रिची ने वह सूटकेस खोल दिया है जो वह पहले छोड़ गया था। लियोनार्ड की पिछली टिप्पणियों से प्रभावित होकर रिची फ्रांसिस से सवाल पूछने लगता है कि लाफोंटेन के आदमियों द्वारा चलाई गई इतनी सारी गोलियों में सिर्फ वही क्यों मारा गया, जबकि फ्रांसिस को कोई चोट नहीं आई। फ्रांसिस जवाब देता है कि उस रात उसकी किस्मत अच्छी थी। फिर फ्रांसिस कहता है कि वह टेप को तुरंत कैसेट स्क्रीनिंग के लिए ले जाएगा, लेकिन रिची मना कर देता है क्योंकि वह अपने पिता का इंतजार करना चाहता है जो जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। रिची और फ्रांसिस के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि वे टेप को लेकर झगड़ने लगे। जब रिची और फ्रांसिस को आखिरकार एहसास हुआ कि सूटकेस खाली है, तो उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। रिची ने एक गोली चलाई लेकिन चूक गई, जबकि फ्रांसिस की गोली रिची की गर्दन में लगी और उसकी मौत हो गई। फ्रांसिस तुरंत उस टेप को ढूंढने लगा जिसे उसने कथित तौर पर छिपा रखा था। थोड़ी देर बाद रॉय और उसके आदमी लियोनार्ड की दुकान पर पहुंचे। वह थोड़ा घबरा गया और लियोनार्ड से रिची की लाश को तुरंत छिपाने और उनका ध्यान भटकाने को कहा ताकि वह रिची के खून के धब्बे फर्श से साफ कर सके। जब तक रॉय दुकान पर पहुंचा, फर्श साफ हो चुका था
और फ्रांसिस के पास रिची के बारे में झूठ गढ़ने का पर्याप्त समय था। फिर फ्रांसिस ने बताया कि रिची उसे बताए बिना कहीं चला गया है। फिर रॉय ने फ्रांसिस से कहा कि रिची को तुरंत ढूंढकर वापस ले आए। रॉय लियोनार्ड से बात करते हुए रुका। उसने बताया कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा माफिया संगठन आउटफिट है, जिसके नेटवर्क यूरोप और अमेरिका के कई देशों में फैले हुए हैं। फिर रॉय ने बताया कि बॉयल परिवार को आउटफिट से गठबंधन करने का प्रस्ताव मिला है, क्योंकि बॉयल परिवार ही एकमात्र माफिया समूह है जो लाफोंटेन से लड़ने की हिम्मत रखता है। इसलिए आउटफिट उन्हें एफबीआई को वायर टैपिंग टेप भेजकर मदद करता है, ताकि वे पता लगा सकें कि बॉयल परिवार में गद्दार कौन है। लियोनार्ड हैरान होकर पूछता है कि रॉय उसे यह सब क्यों बता रहा है, जबकि रॉय ने उसे अपने ग्रुप के मामलों के बारे में पहले कभी कुछ नहीं बताया था। पता चलता है कि रॉय को पता चल गया था कि रिची उस समय लियोनार्ड की दुकान पर था, क्योंकि उसका कोट अभी भी वहां टंगा हुआ था। रॉय जानता था कि रिची सर्दियों में बाहर जाते समय अपना कोट कभी नहीं पहनेगा, इसलिए उसे यकीन था कि लियोनार्ड कुछ छिपा रहा है। रॉय ने लियोनार्ड को बंदूक दिखाकर सच बताने की धमकी दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, फ्रांसिस अचानक मेबल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। लियोनार्ड, जिसे डर था कि फ्रांसिस मेबल को मार देगा, ने बताया कि रिची शर्मिंदा था क्योंकि फ्रांसिस ने लाफोंटेन के 4 आदमियों को गोली मार दी थी, जबकि उसने किसी को नहीं मारा था। इसलिए रिची ने रॉय के सामने अपनी योग्यता साबित करने के लिए लाफोंटेन के घर वापस जाकर उसके आदमियों को गोली मारने का फैसला किया। लियोनार्ड यह भी बताता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि रिची ने उसे रॉय को न बताने के लिए कहा था, ताकि वह चिंता न करे। फिर रॉय फ्रांसिस से पूछता है कि वह मेबल को क्यों लाया था। फ्रांसिस बताता है कि रिची शायद मेबल के घर इसलिए गया था क्योंकि वह रिची की गर्लफ्रेंड थी। यह सुनकर रॉय ने मेबल से पूछा कि रिची अभी कहाँ है, लेकिन मेबल ने स्वीकार किया कि उसे रिची के बारे में कुछ नहीं पता। तभी फ्रांसिस ने मेबल की बात बीच में ही रोक दी और कहा कि उसने मेबल के कालीन पर खून का एक धब्बा देखा है, जो शायद रिची का खून था। रॉय अपना आपा खो बैठा और मेबल को सच बताने की धमकी देने लगा। यह सब देखकर लियोनार्ड ने तुरंत रॉय को रोका और उसे शांत करने की कोशिश की। लियोनार्ड की पहले एक पत्नी और एक बेटी थी, लेकिन वे दोनों एक आग में मर गईं, इसलिए वह पहले से ही मेबल को अपनी बेटी मानता था। तभी फोन की घंटी बजी और लियोनार्ड ने तुरंत फोन उठाया। लियोनार्ड ने बताया कि कॉल रिची का था, जिसने लाफोंटेन से छिपने का दावा किया था और 31वीं स्ट्रीट पर उसे लेने के लिए कहा था। यह सुनकर रॉय और उसके आदमी रिची को लेने दौड़े। फ्रांसिस ने रुकने का फैसला किया और कहा कि वह लियोनार्ड और मेबल का ध्यान रखेगा। लियोनार्ड ने खुलासा किया कि उसने जानबूझकर यह पता दिया था ताकि लाफोंटेन का समूह रॉय और उसके आदमियों पर हमला कर सके। इसके अलावा लियोनार्ड यह भी बताता है कि मेबल ही वह गद्दार थी जिसकी उन्हें शुरू से तलाश थी। रिची के साथ एक खास रिश्ता बनाने के बाद मेबल को बॉयल परिवार के बारे में जानकारी हासिल करने और कुछ पैसों के बदले उसे लाफोंटेन तक पहुंचाने के कई मौके मिलते हैं। मेबल जानती है कि फ्रांसिस को आखिरकार पता चल ही जाएगा, इसलिए मेबल एफबीआई से वायर टैपिंग और पूरे बॉयल परिवार को गिरफ्तार करने में मदद मांगती है ताकि वह सुरक्षित रहे, क्योंकि एफबीआई बॉयल परिवार को पकड़ लेगी। लियोनार्ड मेबल की सारी योजनाएं जानता है और जानबूझकर उसे छुपाता है, क्योंकि मेबल दुनिया भर में घूमकर खूब पैसा कमाना चाहती है। लियोनार्ड ही वह व्यक्ति था जिसने मेबल की सुरक्षा के लिए टेप छिपाया था। इसके तुरंत बाद लाफोंटेन और उसके आदमी लियोनार्ड के स्टोर पर मेबल को टेप के पैसे देने आए, लेकिन उससे पहले फ्रांसिस ने लियोनार्ड और मेबल से कहा कि लाफोंटेन के आने और उन्हें पैसे देने के बाद वे उसे एक संकेत दें ताकि वह पिछले कमरे से बाहर आकर लाफोंटेन को मार सके। लाफोंटेन के आने और टेप लेने के बाद उसने मेबल को तय की गई रकम दे दी। दुर्भाग्य से मेबल और लियोनार्ड ने फ्रांसिस को धोखा दिया और लाफोंटेन को उसका ठिकाना बता दिया। नतीजतन लाफोंटेन के आदमियों की गोली लगने से फ्रांसिस की मौत हो गई। लाफोंटेन और उसके आदमियों के जाने के बाद लियोनार्ड ने मेबल को बताया कि उसी ने टेप लोड किया था और उसे बॉयल परिवार को देने के लिए आउटफिट नामक एक संगठन के मेल बॉक्स में डाला था। उन्होंने यह सब बॉयल और उस कैसेट टेप के बीच दरार डालने के लिए किया था, जो पहले लाफोंटेन को दिया गया था, जो एक नकली टेप था क्योंकि उन्होंने इसे अपनी आवाज रिकॉर्डिंग से बदल दिया था। मूल टेप अभी भी लियोनार्ड के पास है और उसने जानबूझकर उसे इसलिए रखा था ताकि मेबल उसे एफबीआई को सौंप दे, ताकि एफबीआई माफिया समूहों, बॉयल परिवार
और लाफोंटेन समूह से छुटकारा पा सके। फिर लियोनार्ड मेबेल से कहता है कि वह अभी अभी मिले पैसों से दुनिया घूमे। उस रात लियोनार्ड ने अपना सामान समेटा और फिर सारे सबूत मिटाने के लिए अपनी पूरी दुकान में आग लगा दी। लेकिन फ्रांसिस, जो अभी भी जिंदा था, अचानक उठा और लियोनार्ड को गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली चूक गई और सिर्फ उसके हाथ में चोट लगी। फिर लियोनार्ड ने फ्रांसिस को बताया कि वह असल में कौन है। वह पहले फ्रांसिस की तरह ही एक गैंगस्टर था, लेकिन अपने बॉस को छोड़कर लंदन जाने के बाद उसके बॉस के आदमियों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया और उसके परिवार को आग लगाकर मार डाला। इसलिए वह एक नई जिंदगी शुरू करने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए शिकागो चला गया। लियोनार्ड एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए शिकागो की अपनी दुकान छोड़ देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।